चलिए बच्चों, कंपनी के फीचर्स की बात हम लास्ट क्लास में कर रहे थे और हमने लास्ट क्लास में परपेचुअल सक्सेशन के बारे में समझा था। परपेचुअल सक्सेशन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी का जो बर्थ है बाय लॉ है, तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? बाय लॉ। किसी भी नेचुरल पर्सन के आने से, जाने से, जीने से, मरने से कंपनी की सेहत पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता और इस फीचर को बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। मैंने इसके बारे में आपको एक एग्जाम का केस स्टडी भी डिस्कस किया था, हालांकि वो सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल का था, लेकिन मैंने समझाने के लिए कि एक गाड़ी है, उसके अंदर एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें दो व्यक्ति हैं, दोनों डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों डायरेक्टर मेंबर मर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुबह आती, देखो ऐसी बातें बोलनी पड़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? आंसर इज नो, नेवर एवर। द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि कंपनी नेवर अफेक्ट बाय डेथ ऑफ एनी मेंबर और डायरेक्टर, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। आइदर नेचुरल पर्सन में कम, नेचुरल पर्सन में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? यहां तक किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत? मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक? ओके, सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी की बात करें, कंपनी का अपना नाम है, जब कंपनी का अपना नाम है तो संपत्ति भी उसी के नाम से होनी चाहिए। अगर संपत्ति डिस्पोज ऑफ हो जाती है और कंपनी ने उसका कोई इंश्योरेंस ले रखा है, तो इंश्योरेंस क्लेम भी कंपनी के नाम से ही आना चाहिए। कोई भी मेंबर, कोई भी डायरेक्टर अपने नाम से किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं ले सकता है। अगर प्रॉपर्टी कंपनी के नाम है तो इंश्योरेंस क्लेम भी कंपनी के नाम से ही आएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आ रही है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसमें बड़ा मजा आपको आएगा। सबसे पहले ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफर करने की एबिलिटी। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर करने की एबिलिटी। क्या बोला? फिर से बताइए। ट्रांसफर करने की एबिलिटी, दैट इज नॉन एज ट्रांसफरेबिलिटी। नाउ शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो कि ट्रांसफर हो सकते हैं किससे? वन पर्सन से अनदर पर्सन पे। शेयर ट्रांसफर्ड फ्रीली और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अब यहां पे थोड़ा सा पॉइंट हम समझते हैं। दो प्रकार की कंपनी हम पढ़ेंगे यहां पे, एक होगी पब्लिक कंपनी और दूसरी होगी प्राइवेट कंपनी। कौन कौन सी बताई मैंने? वन इज अ पब्लिक कंपनी एंड सेकंड वन इज अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए उन्होंने कहा कि पब्लिक कंपनी पब्लिक की कंपनी है। कि कैसे? कि पब्लिक कंपनी में जो पैसा होता है वो आम जनता से इकट्ठा करा हुआ होता है और प्राइवेट कंपनी में आम जनता से पैसे इकट्ठे नहीं करते। प्राइवेट कंपनी के केस में ये बोला है कि शेयर्स को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, परंतु सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। मैंने क्या शब्द बोला? सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। क्या लगा रखी है? रेस्ट्रिक्शन। अब यहां पे मैं एक मिनट के लिए पॉइंट को रोक के आपसे कुछ डिस्कस करती हूं। दो शब्द होते हैं बच्चों, एक होता है प्रोहिबिशन और एक होता है बच्चों रेस्ट्रिक्शन। क्या क्या बताया मैंने, जरा बताना। वन इज अ प्रोहिबिशन एंड सेकेंड वन इज अ रेस्ट्रिक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोहिबिशन एंड अ रेस्ट्रिक्शन? प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन के बीच में क्या अंतर है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है कंप्लीटली बैन। क्या बोला मैंने? क्या आपने शब्द कभी सुना है प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन सुना है कहीं पे? कहां सुना है? स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। करेक्ट आंसर, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, दैट इज टू बी मेंशन इन द मेट्रो, आई थिंक सो। अगर आपने देखा हो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, कई सारे एरिया भी होते हैं जहां पे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होती है। व्हाट डू मीन बाय द रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या? रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन के बीच में कोई अंतर लगता है आपको? कोई अंतर है? इन दोनों शब्दों के बीच में कोई डिफरेंस नजर आता है कि कोई डिफरेंस है? आपके हिसाब से कोई डिफरेंस है? बताइए, आपके हिसाब से कोई डिफरेंस है? इस लड़की के लिए जोरदार तालियां बजाएं और इनका हौसला अफजा करें जोरदार तालियों से। ऐसे ताली नहीं बजानी, ऐसे नहीं बजानी, जोरदार का मतलब समझते हो? 1 2 3। बहुत सही, बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब इन्होंने दिया। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कंप्लीटली बैन और रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। आप उस काम को कर तो सकते हो लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूं।
मेट्रो में ऑलमोस्ट सभी बच्चे ट्रेवल करते हैं कभी ना कभी। मेट्रो में आपने देखा लिखा रहता है स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड। क्या लिखा रहता है? दोबारा बताइए, क्या लिखा रहता है? स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड। मतलब स्पीटिंग, अभी बच्चे कह रहे जी स्पीटिंग, अरे थूकना मना है, बैन है कि अगर थूक दे तो क्या होगा, तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। दूसरा शब्द होता है रेस्ट्रिक्शन। कई जगह आपने देखा मेट्रो स्टेशन पे कुछ गेट्स बने होते हैं और बोलते हैं इस गेट के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। कि क्यों? कि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। पर मुद्दा ये उठता है क्या कोई भी उसके अंदर एंटर नहीं करता? आंसर इज नो। एंटर कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ डीएमआरसी का स्टाफ, मेट्रो का स्टाफ, आम जनता उसके अंदर एंट्री नहीं ले सकती। आपने देखा कि जहां पे स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड है तो क्या वहां पे ऐसा कर सकते हैं कि डीएमआरसी का स्टाफ स्पिट कर सकता है, एक आम इंसान स्पिट कर सकता है, एक बच्चा स्पिट कर सकता है? स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड मतलब कोई भी स्पिट नहीं कर सकता। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है कंप्लीटली बैन, आप उस काम को कर ही नहीं सकते। और रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आप उस काम को कर तो सकते हो लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। इस पॉइंट की बारीकी मुझे आपको समझानी होगी। प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स के ट्रांसफर करने के लिए रेस्ट्रिक्शन है। क्या बोला मैंने? शेयर्स के ट्रांसफर करने पे क्या है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन है। तो क्या प्राइवेट कंपनी चाहकर भी शेयर ट्रांसफर कर ही नहीं सकती या कर सकती है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन? बताइए जल्दी से, क्या कर ही नहीं सकती या कर सकती है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन? कम ऑन रिप्लाई। कर सकती है बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है ट्रांसफर एबिलिटी। पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन प्राइवेट कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशन है। मैं एग्जांपल देके बता दूं, मैं बताती हूं। एक्चुअली प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा मेंबर 200 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? फिर से बताओ कितने हो सकते हैं? 200 से ज्यादा एक भी मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है? क्यों नहीं हो सकता मैम? इसलिए नहीं हो सकता कि जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर 470 सेक्शन है, 470 सेक्शंस आर देयर। प्राइवेट कंपनी में क्योंकि आम जनता का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, कुछ सिलेक्टेड लोगों का पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उसको रिलैक्सेशन मिलती है। क्या मिलती है? क्या मिलती है? अब रिलैक्सेशन कैसे मिलती है? कि उसको सारे सेक्शंस फॉलो नहीं करने, उसको 470 सेक्शन में से बहुत सारे सेक्शन की एग्जेम्पशन दी जाती है। क्या दी जाती है? एग्जेम्पशन, छूट दी जाती है कि आपको इन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्या हो? क्योंकि आप क्या हो? आप क्या हो बताइए? आप प्राइवेट कंपनी हो और आपके अंदर कुछ सिलेक्टेड लोगों का ही पैसा है, और सिलेक्टेड लोग वो कितने हो सकते हैं? 200। लेकिन अगर एक तरफ आपको फायदा मिल रहा है, आपको ये फायदा, आपको ये रिलैक्सेशन किस वजह से मिल रही है? जल्दी बताओ। आपको ये रिलैक्सेशन, आपको सेक्शंस की छूट किस वजह से मिल रही है? क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी के लिए कंडीशन क्या है कि आपके यहां ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? 200। लेकिन अगर 200 से ज्यादा एक भी हुआ तो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, और प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी तो जो उसको बहुत सारी क्या मिली है? रिलैक्सेशंस मिली है इन द फॉर्म ऑफ एग्जम्पशन, वो सारी वापस ले ली जाएंगी। अब पॉइंट की बारीकी समझो, जब मैं प्राइवेट कंपनी समझाऊंगी तब भी बताऊंगी, लेकिन यहां के लिए मुझे बताना जरूरी है। अब इस पॉइंट को बड़े प्यार से समझना। मान के चलिए मिस्टर ए है और उसके पास 10 शेयर। कितने शेयर है? 10 शेयर है। उसने अपना एक एक शेयर 8 लोगों को, 9 लोगों को दे दिया। जब मिस्टर ए कंपनी में शेयर होल्डर था, तो टोटल 200 शेयर होल्डर्स थे। कितने थे? 200। लेकिन मिस्टर ए ने अपने शेयर 9 और लोगों को ट्रांसफर कर दिए, एक खुद के पास रखा। तो अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हो गए? बताइए ना, क्या 209 हो गए या नहीं हो गए? मेरे पास 10 शेयर है, मैं एक एक शेयर भी किसी को दे दूंगी तो जिसके पास शेयर होगा वो शेयर होल्डर हो जाएगा। यस और नो? तो अभी तक मिस्टर ए को मिला के टोटल कितने थे? 200। लेकिन ए ने क्या किया? अपने 9 शेयर किसी एक एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए। तो अब 9 मेंबर बढ़े कि नहीं बढ़े? बताइए ना, क्या 9 मेंबर्स इंक्रीज हो गए? तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी में बोला जाता है कि जब भी कभी आप किसी को शेयर ट्रांसफर करोगे तो आपको कंपनी के मैनेजमेंट से आपको कुछ कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। फ्लैट किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और याद रहे तो बहुत अच्छी बात, और नहीं रहे तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात। वैसे इस लेवल का ये पॉइंट है नहीं, लेकिन फिर भी बता देती हूं।
कंडीशन होती है प्रीएम्प्टिव क्लॉज। क्या होती है? प्रीएम्प्टिव क्लॉज, मतलब आपको अपने शेयर ट्रांसफर करने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनो मेरी बात, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछना होगा मुझे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स को ट्रांसफर करने पे क्या लगी है? रेस्ट्रिक्शन लगी है। क्या लगी है? और पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? कंपनी की एक फीचर है, कंपनी की फीचर क्या है वो भी सुनो। कंपनी की फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब ऐसी कोई भी कंपनी नहीं हो सकती जिसमें शेयर्स ट्रांसफर ना हो, जिसमें शेयर्स ट्रांसफर ना हो, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी की मेन फीचर ही क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या बोले जो दोबारा से बताइए? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आ रही है इतनी बात? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम सब तैयार हो? एक प्रश्न मैं आपसे करूंगी और उस प्रश्न का उत्तर आपको सही देना होगा। ठीक है, सुनिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स के ट्रांसफर करने पर प्रोहिबिशन क्यों नहीं लगाया? पहले सुनना, सोचना, समझना और फिर सही जवाब देना। प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी में रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन क्यों नहीं है? लाइव स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? मैम वही हड्डी और वही खाल है। अच्छा बताओ मेरे क्वेश्चन का जवाब, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। कंपनी लॉ चल रहा है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, प्लीज रिप्लाई रिप्लाई, जवाब दीजिए बच्चों, क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। मेरा क्वेश्चन यह है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर के ट्रांसफर करने पे रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों यूज किया, प्रोहिबिशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? वजह क्या थी? यस ओके, एनीबडी? यस ओके, और कोई बच्चा या बच्ची? यस ओके, और कोई बच्चा? बहुत ही अच्छा जवाब। ऐसा लगता है कि बैच बहुत ब्रिलियंट बैच होने वाला है, बहुत अच्छे जवाब मुझे मिल रहे हैं। बैच इससे पहले वाला भी काफी अच्छा था, ये वाला और भी अच्छा है, उससे आगे और भी अच्छा आएगा, क्योंकि हर रोज एक नया टैलेंट आता है, हर रोज ब्रिलियंट बच्चे आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर प्रोहिबिशन, यही रीजन है, क्लास में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। क्या बोला मैंने? जिसने करी शर्म उसके फूटे। आप तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे पहली बार शादी के बाद ससुराल जाते हैं, तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, यह क्लासरूम है, आपको सभी कुछ रिप्लाई करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्रेंकली आपको बताना है, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वहां पे जाके आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, आपको अपनी बात रखनी है, आपको अपनी रिपोर्ट करनी है, आपको मैनेजमेंट में बैठना है, तो इतना शाई नेचर सही नहीं है। आपको अपने आप को हर तरीके से डेवलप करना है। हमें जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए हम बनते हैं, हर वो काम हमें करना पड़ता है जो उसके लिए जरूरी है। अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारी ड्रेस सेंस, सभी चीज उसी के अनुरूप ढल जानी चाहिए जिसकी जरूरत है। क्योंकि फाइनली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कंप्लायंस ऑफिसर एंड यू आर सिटिंग इन द बोर्ड रूम, यू आर पार्टिसिपेटिंग विद द अफेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, यू आर रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, you are part of a top level management. So if you are feeling so shy, then you are unable to communicate your work, you are unable to communicate your views to others. You are a coordinator between the stakeholder and the company. You are a representative in front of NCLT, NCLT. You are a representative of SEBI and SAT. There are so many powers under the Company Act and other laws which are given to a company secretary. You are not only a company secretary, but you are also just working as an advocate. Yes or no? क्योंकि आपको कुछ ऐसी बॉडीज में भी जाना है जहां पे एक एडवोकेट की तरीके के रोल प्ले करता है, जहां हियरिंग्स होती हैं, जहां प्रोसीडिंग्स होती हैं, जहां केसेस डील किए जाते हैं। तो आपका रोल जो है वो, आपका जो ओहदा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, उम्दा रोल अदा करना है आपको। उम्दा रोल मतलब एक अच्छा रोल प्ले करना है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए,
यहां पर ये बात एक प्रूव हो जाती है, यहां आके ये बात यहां आके प्रूव हो जाती है कि भाई और बहनों, अगर कंपनी की बात करें तो कितने तरीके की कंपनी होती हैं? दो। वन इज अ प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड वन इज अ पब्लिक कंपनी। के अंदर शेयर्स को ट्रांसफर करने पे किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं है। उसी के साथ प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने पे रोक लगाई गई है, लेकिन शेयर वहां पर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। कंपनी की ये फीचर है ट्रांसफर करने की एबिलिटी। अब यहां पे जरा पढ़िए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफर करने की क्या बच्चों? एबिलिटी। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। शेयर ट्रांसफर्ड फ्रीली और सब्जेक्ट टू सम conditions. Shares are easily sell in the open market and convert into cash. Now इसका मतलब क्या है? Stock exchange provide adequate facility for sale और purchase of shares. अब यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूं और बड़े ही प्यार से आप सारी बातें समझना, बड़े ही प्यार से आप सारी चीजों को समझना। सबसे पहली चीज हमें समझनी होगी, what do you mean by the stock exchange? स्टॉक एक्सचेंज किसे बोला जाता है और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखो, दो शब्दों को मिलाकर बना स्टॉक प्लस एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अदला बदला। और स्टॉक का मतलब यहां पे सिक्योरिटीज। मैम सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? मैं आपको समझाती हूं, पहले दूसरे तरीके से समझाती हूं। आप सभी बच्चों ने एक कॉन्सेप्ट शायद देखा होगा कि जब किसी के यहां कोई फंक्शन होता है, किसी के यहां कोई प्रोग्राम होता है, तो वो इनविटेशन देते हैं। और इनविटेशन आजकल तो व्हाट्सएप चल गया है, लेकिन एक फिजिकल इनविटेशन भी होता भी है, कार्ड दिया जाता है। सुना आपने? कार्ड दिया जाता है। कितने बच्चों ने सुना है कार्ड दिया जाता है? अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जिसने नहीं सुना हो कार्ड नहीं दिया जाता? ठीक है। कार्ड पे इन्विटेशन के दो तरीके होते हैं। कार्ड पे इन्विटेशन के दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, जैसे मान के चलिए इनसे हमारा बहुत प्यार है, इनसे हमारी बहुत लगाव है, इनके हमारा बहुत आना जाना है, ये हमारे बहुत क्लोज है, ये हमारे क्लोज रिलेटिव हैं, तो जो बहुत हमारे क्लोज वंस होते हैं उनके यहां हम लिखते हैं विद फैमिली। क्या लिखते हैं? और जैसे इनसे हमारी थोड़ी बहुत कुछ खटपट चल रही है, थोड़ी बहुत लड़ाई है, लेकिन इनको बुलाना पड़ेगा, तो बस एक व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा और जिसका नाम लिखा जाएगा सिर्फ उसी को खाने पे आना है। इसके अलावा किसी और को वो बातें लगे। छोटा मोटा बच्चा कहता है जी मैं तो चलूंगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जिसका नाम लिखा होता है सिर्फ वही आते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है विद फैमिली का, उसका मतलब क्या होता है? विद फैमिली मींस व्हाट? जैसे एक पर्टिकुलर जो आपके घर के एल्डर पर्सन होंगे, सीनियर पर्सन होंगे, उनका नाम लिखा जाएगा और नीचे लिख देंगे विद फैमिली। जैसे कि आपके दादाजी का नाम लिखा जाएगा और लिख देंगे विद फैमिली। दादाजी नहीं है तो आपके पापा जी का नाम लिखा जाएगा विद फैमिली। ऐसे होता है ना। अब विद फैमिली का मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय विद फैमिली? अपनी पति पत्नी, पत्नियां, बच्चे बच्चियां सबके साथ आना है आपको। जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं आपको सबको साथ में लेके आना है। आर यू गॉट द पॉइंट? इसी तरीके से बच्चों एक शब्द होता है, समझना जरा, इसी तरीके से एक शब्द होता है सिक्योरिटीज। क्या शब्द होता है? या तो आप लिखो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और एनी सिक्योरिटीज इशूड बाय CIS, सिक्योरिटीज इशूड बाय म्यूचुअल फंड, एनी यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड। या तो इतनी लंबी चौड़ी सी बात लिखो या बस एक शब्द लिख दो सिक्योरिटीज। क्या लिख दो? इसका मतलब हम कह सकते हैं सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर, इट इटसेल्फ कवर डिबेंचर, इट इटसेल्फ कवर बॉन्ड। यस और नो? ये एक ब्रॉडर टर्म है और इसमें सभी चीजें क्या कर दी जाती हैं? कवर कर दी जाती हैं। तो सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है, मतलब अदला और बदला। एक ऐसी जगह जहां पे जाके अदला बदला हो रहा है। अब मुद्दा ये उठता है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। आप जब CS एग्जीक्यूटिव में आओगे तो ग्रुप 2 के अंदर एक पेपर पढ़ाया जाता है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस। उसके बेसिक क्लास में बहुत सारी चीजें समझाई जाती है। उतना ज्यादा तो मैं आपको यहां नहीं समझा सकती। पूछो क्यों? एक तो आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाएगा। दूसरा, आपने भी पैसे भी कम दिए हैं। समझ रहे हो ना बात को? लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आपको बता देती हूं। मुद्दा यह है कि मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूं, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। मान के चलिए आपका नाम क्या है? श्रीदेवी है, प्रियांशी, अरे ऐसे ही प्यार से बोलते हैं ना। तो प्रियांशी के पास आज 10 लाख रुपए हैं
और प्रियांशी को उन पैसे से पैसा कमाना है, पैसे से पैसा कमाना है। प्रियांशी के पास कई सारे रास्ते हैं। प्रियांशी के पास पहला रास्ता, प्रियांशी स्कूटी लेके निकली और गली गली में जा रही है। किसी को 10 लाख रुपए की जरूरत है क्या? कोई 10 लाख रुपए लेना चाहता है क्या? लेकिन 10 के बदले 20 देने पड़ेंगे, 10 के बदले 20 देने पड़ेंगे, लाइन लग जाएगी। प्रियांशी मैं प्रियांशी मैं, मुझे दे दे, मैं दे दूंगा, यस और नो। लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है जिसको प्रियांशी पैसे दे रही है वो 10 के बदले 20 देगा भी या नहीं भी? आर यू गॉट द पॉइंट? दूसरा रास्ता प्रियांशी के पास है। प्रियांशी अपने घर में गड्ढा खोदेगी, 10 लाख जमा कर देगी, उसी के ऊपर बैठती है, फिर शाम को आती है, गड्ढा खोदती है, फिर गिनती है 10 लाख पूरे हैं कि नहीं है, निकले तो नहीं। एक ये तरीका है। दोनों ही तरीके एकदम बकवास है। हमारे यहां पे इकोनॉमी में कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनको पैसे की जरूरत है, और कुछ ऐसे हाउस होल्ड सेक्टर होता है जिनके पास एक्सेस फंड्स है, जो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रियांशी के पास एक्सेस फंड्स है और बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत है। अब एक्सेस फंड से रिक्वायर्ड फंड तक पहुंचने के लिए बीच में हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और बीच में जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है इसे बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोलते हैं? और फाइनेंशियल मार्केट के भाई और बहनों 3 पिलर होते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल मार्केट और इंटरमीडियरीज, मतलब ये पूरा सिस्टम जो होता है फाइनेंशियल सिस्टम होता है, और इसकी तीन चीजों पे फाइनेंशियल सिस्टम टिका होता है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इंटरमीडियरीज। मार्केट का मतलब क्या समझते हो? मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर और सेलर दोनों अपनी नीड पूरी कर सके। तो जिसे पैसे की जरूरत है वो भी इस मार्केट में जाता है, और जिसके पास एक्सेस फंड है वो भी इस मार्केट में जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि 2 तरीके होते हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है भाई और बहनों सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी खुद इन्वेस्टर को शेयर देती है, शेयर दे दो पैसे ले लो, शेयर दे दो पैसे ले लो। तो वहां पे डायरेक्टली जब कंपनी शेयर इशू करती है इन्वेस्टर को, ऐसे मार्केट को बोलते हैं भाई और बहनों प्राइमरी मार्केट। जब ये शेयर लोगों के पास आ जाते हैं और फर्दर इन्वेस्टर को सेल करता है, जनता को सेल करती है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। वहां पे कंपनी का कोई रोल, शेयर के प्राइस जो डिसाइड किए जाते हैं वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं कि मार्केट में उस कंपनी के सिक्योरिटी शब्द बोल सकते हो, अब तो आपको पता चल गया। सिक्योरिटीज की प्राइस की जो डिसाइड है कि क्या प्राइस रहेगा, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज। सो वी कैन से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज अ प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड वन इज अ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज अ डायरेक्ट इशू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट जहां पे ऑलरेडी इशूड मार्केट को ट्रांसफर किया जाता है, एक दूसरे को बेचता है। तो जो सेकेंडरी मार्केट है वो बिना स्टॉक एक्सचेंज के काम नहीं कर सकती। और स्टॉक एक्सचेंज के भी अपने मेंबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर। क्या बोलते हैं बच्चों? ये पूरा पेपर है आपके यहाँ पे, आपको एक्सपर्टाइजेशन दी गई है सीए, सीएस, सीएमए में। तीनों ही कोर्स में सीएस एक ऐसा कोर्स है जहां 100 मार्क्स में पूरा फुल फ्लैजेस आपको शेयर्स मार्केट पढ़ाया जाता है, आपको स्टॉक मार्केट पढ़ाया जाता है। पूरा एक पेपर है 100 के 100 नंबर का। आर यू गॉट द पॉइंट? सो 2 तरीके से एक्सपर्टाइजेशन की बात होती है सीएस कोर्स में। एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है कंपनी लॉ में, एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है सिक्योरिटीज मार्केट में। क्योंकि कंपनी के लॉस जो है, कंप्लाइंस जो है, वो तो आपको करनी ही है, लेकिन जितनी भी लिस्टेड कंपनी है जिनके शेयर मार्केट में इशू है उनके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, उनको सीएस अपॉइंट करना ही करना है एज ए कंप्लाइंस ऑफिसर, एज ए। अब आपसे कोई पूछता है कि सीएस बन के आप क्या करोगे, आपका क्या काम होगा, ऐसे नहीं रिप्लाई करना, ऐसे नहीं रिप्लाई करना कि आपका क्या काम होगा, ऐसे नहीं बोलना जी ये काम होगा। आपको सीधा सीधा जवाब सीधे इस तरीके से नहीं देना। आपको बोलना है आफ्टर क्वालिफाइंग सीएस देयर आर 2 ऑप्शंस, फर्स्ट आई विल गो टू आवर ओन प्रैक्टिस, सेकंड वन आई विल डू जॉब इन अ कंपनी एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, आइदर वी गो इन अ KMP as a key managerial person which are designated into the top level management, and in case of listed company I am also appointing as compliance officer, I am also appointing as compliance officer which comes into the top level officers, top level professionals। ऐसे करके जवाब देना। कैसे करके? जैसे मैंने बताया ना, ऐसे करके जवाब देना। बोलो भाई 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 समझ आ गया, भाई
भाई समझ आ गया भाई कि व्हाट अबाउट द सैलरी, स्काई इज द लिमिट, आई डोंट नो, जितना अच्छा काम करोगे उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। तो अपनी कीमत अपने आप ही डिसाइड की जाती है, अपनी कीमत अपने आप ही डिसाइड की जाती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक बार क्या हुआ कि जैसे शादी होती है, फंक्शन होता है, तो फंक्शन में बारात लेके जाते हैं, और जो बारात लेके जाते हैं दूल्हे के जो दोस्त होते हैं बड़ा डांस करते हैं, और डांस करते हैं, जीना है तो पीना बहुत जरूरी है, पानी, ठीक है। तो वो डांस कर रहे होते हैं दूल्हे की शादी में। अब क्या होता है, कई बार जैसे बारात निकल रही होती है, तो जैसे सड़क होती है, तो सड़क, अब देख रहे हो आप बरसात के मौसम में क्या हाल हो रहा है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं और गड्ढों में पानी चला जाता है। तो अब दोस्त डांस कर रहे हैं और डांस करते करते बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, डांस करते करते गड्ढा आता है, गड्ढे में गिर के वो पानी में कपड़े सारे खराब हो जाते हैं। अब जो लड़की वाले वो कहते हैं जी सॉरी, बहुत ही खराब सड़क हो रही है, ड्यू टू द हैवी रेनफॉल एंड ड्यू टू द कंजेशन और क्लोजर्स ऑफ सीवर्स एंड एक्सेट्रा। पता है दोस्त क्या बोलता है, घबरा मत, टेंशन मत ले, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, इससे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ की रोड तो इससे भी ज्यादा खराब है। ये क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग खुद ही खराब कर रहे हैं, यस और नो। तो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी आनी चाहिए। सेल्फ ब्रांडिंग मतलब अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अपने कोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अपनी आपको ब्रांड वैल्यू कैसे बनानी है। अब आप सीएस ज्वाइन कर लिया आपने एक बड़ा कोर्स ज्वाइन किया, ये बात फैक्ट है, ये टफ कोर्स है, ये भी बात फैक्ट है। इसको करके कंप्लायंस ऑफिसर बनेंगे, अगर हो गया तो कंप्लायंस ऑफिसर, नहीं हुआ तो खाली ऑफिसर। अब समझिए बात को। अब मुद्दा ये उठता है कि जैसे आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया और दूसरे आपके साथ वालों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो आप में और उनमें क्या अंतर रहेगा। वो भी हर शादी को अटेंड करते हैं, आप भी हर शादी को अटेंड करते हैं, वो भी नुक्कड़ पे खड़े होते हैं, आप भी नुक्कड़ पे खड़े होते हो, वो भी क्रिकेट खेलने सबके साथ जा रहे हैं, आप भी क्रिकेट खेलने जा रहे हो, लड़कियां शॉपिंग करने जा रही हैं, आप भी शॉपिंग करने जा रहे हो, आपकी मामा जी की लड़की है वो खाली ग्रेजुएशन कर रही है, वो शादी में 5 दिन पहले आ रही है, आप 7 दिन पहले जा रही हो, तो उसमें और आप में क्या अंतर है, कुछ नहीं है ना। तो अपनी ब्रांडिंग, सेल्फ ब्रांडिंग की जाती है। सबसे पहली बात, आपके पास अब समय नहीं है, यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट कोर्स। यहां पे आप देखिए, आपका जीवन जो है, जीवन की आधारशिला है। अब तक जो पढ़ाई करी, क्लास 12th में जो मार्क्स आए, क्लास 10th में जो मार्क्स आए, 9th में जो मार्क्स आए, 8th में जो मार्क्स आए, वो सिर्फ एक समाज को दिखाने के लिए थे, वो पेरेंट्स को बहुत खुश करने के लिए थे। जी मेरे 90% मार्क्स है, मैंने तोप चला दी, अच्छा कोई बात नहीं। 90% मार्क्स है, 70% मार्क्स है, 60% मार्क्स है, भूल जाइए आपके क्लास 12th में क्या था, बस पास हो गई, दैट्स इट। लेकिन अब जो आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, अपने जीवन के लिए कर रहे हो, अपने जीवन को बनाने के लिए कर रहे हो, जीवन शैली के लिए कर रहे हो, अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, आगे अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहे हो। आई एम राइट और रॉन्ग, आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सिद्धांत होता है, जब भी कभी हम कोई कोर्स करते हैं, ये बात मुझे भी पता है, अगर 1 लाख बच्चे, 2.5 लाख, 3 लाख बच्चे सीएस में रजिस्टर्ड है, तो वो सारे सीएस नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? 70,000 अभी तक 1980 तक है, जिसमें से मैं भी एक हूं। इस कोर्स को करने का एक नियम है, वो है पागलपन। क्या है? पागलपन, डेडिकेशन, पैशन। मतलब इसके प्रति आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी काम में कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पैशनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास पैशन नहीं है, उस काम के प्रति हमारी ईमानदारी नहीं है, हम ईमानदारी नहीं है, तो वो कार्य पूरा कभी भी नहीं होता और हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। 18 साल की उम्र से लेकर 28 साल की उम्र इतनी जी तोड़ मेहनत करने की होती है, इतना हार्डवर्क करने की होती है। इस उम्र में, इन 10 सालों में आपकी जिंदगी की आधारशिला होती है। आपका आने वाला जीवन कैसा रहेगा 10 साल में डिटरमाइन होता है। ओनली इन 10 years, ओनली इन स्टार्टिंग 4 years आर वेरी क्रूशियल। 4 साल जिंदगी के, 18 साल के बाद 18, 19, 20, 21 साल तक जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। 4 साल मेहनत करोगे, 3 साल मेहनत करोगे, सीएस की डिग्री मिलेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। 5वें साल में आप लॉ ग्रेजुएट हो जाओगे, लॉ तैयारी करोगे, आप अपनी ट्रेनिंग करोगे। आप 22-23 साल की उम्र में कॉर्पोरेट के लिए तैयार हो जाओगे, आप ज्वाइनिंग करोगे। जब भी कभी इनिशियल स्टार्टिंग हम किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन करते हैं, तो जाते ही हमें सब कुछ नहीं मिल जाता। वहां हमें अपनी जगह बनानी पड़ती है, वहां हमें अपनी पहचान बनानी पड़ती है, वहां हमें काम करना पड़ता है, वहां हमें दिखाना पड़ता है ये साएं। उसमें भी आपको 2 से 3 साल स्ट्रगल करने में लगेंगे और आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे 26 साल की उम्र में। 26 साल की उम्र में यू आर परफेक्टली सेटल्ड, सही तरीके से सेटल हो जाओगे। और इस उम्र में फिर आपके पेरेंट्स रेडी हो जाएंगे कि अब बच्चे की क्या कर देनी चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। अगर 26 साल की उम्र में बढ़िया, 25 साल की उम्र में आप अच्छे वेल सेटल हो गए विद डिग्री, विद जॉब, जो भी आपको करना था, तो आपको पार्टनर भी एक सही मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये
5-6 साल खराब कर दिए, 26 साल की उम्र तक आपने अपने समय खराब कर दिया, तो कोई भी अच्छा, वो बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन में होता है कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले। आपकी अप्रोच अगर अच्छी है, आपकी अप्रोच अगर ऊंची है, तो अब आपकी जो थिंकिंग है वो ऐसी अप्रोच के पर्सन के साथ ही मैच कर पाएगी, ऐसे पर्सन के अप्रोच के साथ मैच नहीं कर पाएगी जो पूरे टाइम फ्री रहता है। आई एम राइट और रॉन्ग? आपको सेम अप्रोच का पर्सन चाहिए, आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, वो तभी मिल सकती है जब आप कुछ हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई भी फैमिली, कोई भी लड़की किसी के व्यक्ति से शादी नहीं करती, उसकी पोजीशन से, उसके काम से, उसकी स्ट्रेंथ से, उसकी सक्सेस से शादी होती है। आई एम राइट और रॉन्ग? तो इसके लिए आपको एक अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। जब आप 26-27 साल के हो जाओगे, आपकी एक सही फैमिली में शादी होगी, आपकी एक स्टेबल पोजीशन होगी, 30 to 33 इयर्स की एज में यू आर परफेक्टली सेटल इन एवरीथिंग एंड नाउ यू गो फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ोगे, आप एक बड़ा घर खरीद लोगे 30 साल की उम्र तक। ये एक हायरार्की होती है। 31-32 साल की उम्र में यू गो फॉर बिग इन्वेस्टमेंट, यू गो फॉर फार्म हाउस, यू गो फॉर विला, यू गो फॉर शॉप इन अ मॉल, यू गो फॉर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यू आर रेडी फॉर बिल्डर, यू आर परचेसिंग प्लॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरफ आप बढ़ोगे, यू बाइंग शेयर्स, यू बाइंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेनी थिंग्स आर देयर। यस और नो? तो ये एक ग्राफ होता है, ये एक हायरार्की होती है जब एक प्रोफेशनल क्वालिफाई हो जाता है। सपोज अब मैं आपको दूसरी स्थिति बताती हूं। अब मैं आपको दूसरी, आपको कभी भी ना बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, और मैं किसी बैच में बच्चों को नहीं डांटती। मैं सिर्फ उसे आईना दिखाती हूं कि अगर तुमने कर लिया तो क्या हो, और तुमने नहीं करा तो क्या हो। अगर तुमने कोर्स क्वालिफाई कर लिया, वेल सेटल हो गए, तो पहली बात, आप 2 प्रोफेशनल घर में होंगे, आपकी थिंकिंग सेम होगी, आपकी मैचिंग सेम होगी, आपकी एक रेपुटेशन होगी। इंसान काम किसके लिए करता है? रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए, समाज में, है ना, वो सब चीजें होंगी। पैसे तो कैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने जिंदगी के 4 साल खराब कर दिए, आपने सीएस कोर्स ज्वाइन करा बट यू आर नॉट सिंसियर इन योर कोर्स, आप बिल्कुल भी अपने काम में सिंसियर हो ही नहीं। सबसे बड़ी बकवास चीज होती है किसी भी काम में असफल होने की, वो है इरेगुलरिटी। अगर 100 लोग कोई चीज काम करते हैं ना, कोई स्टार्टिंग करते हैं, चाहे वो, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं, जिम की स्टार्टिंग क्यों ना हो, चाहे वो किसी कोर्स की स्टार्टिंग क्यों ना हो, किसी भी चीज की स्टार्टिंग जिसके अंदर एक चीज नहीं है, सब कुछ है, सब बेकार है, अगर किसी के अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं है। लगन एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी तोड़ देती है, लगन एक ऐसी चीज है जो पहाड़ को भी तोड़ देती है। अगर आपके अंदर सही लगन नहीं है, आप सोचते हो आज क्लास चला जाता हूं, कल छुट्टी कर लेता हूं, परसों चला जाऊंगा, उससे अगले दिन छुट्टी कर ली, आपके अंदर 1% भी कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अमीर हो, आप कभी इस कोर्स को नहीं कर सकते। आपके अंदर सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी। मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। अगर आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी है तो आप इसे कर पाओगे, कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो आपके जैसे पता नहीं कितने बच्चे आते हैं और कितने बच्चे चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूं? अब अगला मुद्दा होता है कि मान के चलिए आपने 3 साल खराब कर दिए, आपकी ग्रेजुएशन तो हो गई लेकिन सीएस कोर्स नहीं हुआ, 4 साल आपने ऐसे निकाल दिए, 5 साल आपने ऐसे निकाल दिए। अब हताश हो जाएंगे आपके पेरेंट्स, क्या करेंगे? वो अपना फर्ज अदा करेंगे, वो आपकी शादी कर देंगे। शादी करने के बाद आपके क्लासमेट में, आपके बैचमेट में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीएस बन के एक अच्छी वेल रेपुटेड कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, अपना बिजनेस कर रहे होंगे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वेल सेटल्ड होंगे। आपको उनसे कनेक्शन जरूर रहेगा, या तो फेसबुक से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस और नो? इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम तो चलता ही है, क्योंकि जो आपके क्लास 10th के बच्चे फ्रेंड्स है, 8th के फ्रेंड्स है, वो भी आपके फेसबुक में अटैच होंगे, उनसे भी आपकी बहुत सारी अपडेट्स उनकी मिलती रहती है। जब आप 25-26 साल की उम्र में खुश हो रहे होंगे, जी शादी होगी, सब काम होगी, लेकिन अब टाइम आएगा हताश होने का। आपका एक दोस्त फॉर्च्यूनर ला रहा होगा, आप एल्टो में घूम रहे होंगे, या आप बाइक से घूम रहे होंगे, या आप स्कूटी से घूम रहे होंगे, या पैदल घूम रहे होंगे। आपका एक दोस्त, वही दोस्त जो कुर्सी में आपके साथ बैठता था, वो फॉर्च्यूनर परचेज करके ला रहा है, वो ऑडी परचेज कर रहा है, वो BMW परचेज कर रहा है, वो दिवाली होली पे लंदन जा रहा है, वो यूरोप जा रहा है, आप यही घूम रहे हो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा यार मैं भी वहां पहुंच सकता था। आपकी हालत ऐसी होगी, आप 20-20, 25-25 हजार रुपए की कहीं भी XYZ मजबूरी वश जॉब कर रहे होंगे, और अपनी जिंदगी में इसी तरीके से अब आपको, या तो आप 4 साल मेहनत कर लेते, आपकी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जब तक जीते जिंदगी ऐश की थी, लेकिन आपने 4 साल मेहनत नहीं करे, अब आपको पूरी जिंदगी हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो या तो 4 साल हार्डवर्क कर लो। क्रक्स इज दैट, क्या है क्रक्स? क्या है जल्दी बताइए, क्रक्स क्या है? या तो 4 साल मेहनत कर लो या 40 साल मेहनत कर लो, मर्जी आपकी है, लाइफ आपकी है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेहनत करनी बहुत जरूरी है। ये जो उम्र है, जिस उम्र में आप बैठे हो, एकदम फ्री बैठे हो, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके ऊपर कोई, ये एक ऐसी एज है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। इस उम्र में सर्दी गर्मी
आपको किसी के यहाँ आना जाना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है और वो है पढ़ाई। बच्चों, अगर तुमने इस उम्र में पढ़ाई नहीं करी ना, इस उम्र में आपने ढंग से अपनी जिंदगी को नहीं लिया, मैं क्या कहती हूं, आप हर कोशिश करोगे आगे बढ़ने की, लेकिन आपको स्थिति आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि वो कुदरत, वो भगवान सब कुछ देखता है और वो इंसाफ उसी के साथ करता है जो हार्डवर्क करता है। वो उसका साथ नहीं देता जो ईमानदारी से काम नहीं करता। ईमानदारी आपको अपने आप से करनी है, आपको अपने कोर्स से करनी है। आपको अपने पेरेंट्स को पागल बनाने की जरूरत नहीं, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं। आपकी जितनी उम्र है उससे 3 साल उम्र की ज्यादा से मैं पढ़ा रही हूं यहाँ पे। 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। हर बैच में बच्चे आते हैं और जाते हैं। मैं बच्चे को देख के बता सकती हूँ कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। इतने दिन मुझे हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मैं सुबह से शाम तक मेरा यही काम होता है, आपके जैसे बच्चों को पढ़ाना। यस और नो? अपने बचपन से लेके अब तक मैंने यही काम किया, सिर्फ पढ़ाने का। आई एम कंप्लीटली डेडिकेटेड, फुल्ली डेडिकेटेड एज ए फैकल्टी, फुल्ली डेडिकेटेड टीचर। मेरा कोई और काम नहीं है आपको पढ़ाने के अलावा। मैं किसी और काम पे ध्यान नहीं देती हूं। तो मैं एक अंदाजा, एक अनुभव के बेसिस पे बता सकती हूँ कि बच्चा क्या करने जा रहा है और क्या कर रहा है। और देखते ही देखते हमने अपनी आंखों से कितने सारे बच्चों को सेटल होते हुए देखा है और कितने सारे बच्चों को अनसेटल होते हुए देखा है, और फिर उनके रिग्रेट्स को भी देखा है। आज मैंने आपके साथ अपना वो सारा अनुभव शेयर किया, क्योंकि बैच की शुरुआत है और बच्चों को समझाना जरूरी है। तो बच्चों को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए, उसे उनको आईना दिखा देना चाहिए, भैया जिंदगी दे रही है। आज के डेट में मैं आपके साथ हूं, फुल फ्लेजेस आपके साथ हूं। मैं बोल रही हूं भैया जब तक CSEE करना है तब तक हम आपके साथ हैं। आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा लंच ले जा, बेटा ये ले जा, पराठे ले जा, बेटा ये ले जा, बेटा ये ले, दूध ये ले, सब सपोर्ट दे रहे हैं। वो हर तरीके से आपके साथ तैयार है। 5 साल के बाद ना तो मैं आपके साथ रहूंगी, ना आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे, और ना ही समाज तो खड़ा है आपके सामने। समाज तो यही, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको इतनी चिंता, इतनी आपकी मम्मी को चिंता नहीं होगी। पूछते बेटा क्या कर रहे हैं, कितने साल में हो जाएगा, कब होगा, कर क्यों रही है, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगी, फलाना ढिकाना, वो पूरी जन्म कुंडली तैयार कर देंगे। वो तो बस इंतजार में बैठे, आप एक मिस्टेक करके तो दिखाओ, मुंह पे मारने के लिए तैयार बैठे हैं, बातों को वो बात लेके बैठे हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को एक तोहफा अगर देना चाहते हो और खुश अगर करना चाहते हो, देखिए मैं भी खुद एक पेरेंट्स हूं, लेकिन ये फीलिंग हम तभी आती है जब हम खुद एक पेरेंट्स बनते हैं। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है जब हमारे बच्चे सही रास्ते पे होते हैं। माँ बाप के लिए खुशी का वो पल होता है जब अपने बच्चे कामयाब होते हैं, एक सही राह पे जा रहे होते हैं, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा दुखदाई वो पल होता है जब अपने बच्चे अपनी आंखों के सामने कुछ कर नहीं रही होते, गलत रास्ते पे होते हैं, कुछ गलत स्टेप्स ले रहे होते हैं। वो सबसे बुरी स्थिति होती है, ये मैं पर्सनली फील करके आपको बता रही हूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, समय बहुत कम है, चाहे लड़का है लड़की है, मेरे लिए तो एक समान है। आपको एक बहुत बड़ा विश्वास करके आपके पेरेंट्स ने आपको यहां भेजा है। पता है, आप अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े हो। कुछ बच्चों को अपने शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ता है, उनकी इच्छा नहीं होती आपको भेजने की, लेकिन फिर भी वो आपको अपने से दूर इस वजह से करते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब होगा। प्यार एक लिमिट तक अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद सोचते हैं मेरा लड़का कामयाब होगा, मेरी लड़की कामयाब होगी। लेकिन वही लड़का वही लड़की जब गली मोहल्ले में गलियों में घुस घुस के सुट्टे मार रहे होते हैं, उस माँ के दिल पे क्या बीतती है आप खुद सोचो। वो बात अलग है, आप उन्हें बता नहीं रहे होते, लेकिन उन्हें कभी ना कभी तो पता चलता है ना क्या बीतती है उस माँ पे। उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। लड़कियों को भेजते हैं कि मेरी लड़की जो है पापा की परी है, पापा की परी है, मैं इससे ये बनाऊंगा, मैं CS बनेगी, कंपनी ऑफिसर होगी, मैं इससे बताऊंगा, मैं उससे बताऊंगा, मैं अपने कलीग से बताऊंगा। लेकिन वही लड़की जब अपने दोस्तों के साथ इंडिया गेट घूम रही होती है, भाई इंडिया गेट कहीं जा रहा है कि वो वहीं रहेगा, वो 100 साल भी वहीं रहेगा, जा रहे हैं वो कहीं मॉल कहीं जा रहे हैं, PVR कहीं जा रहे हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। बस अंतर इतना है, आज आपको पैसे मांगने की जरूरत है, कल आप खुले में पैसे खर्च करोगे, लेकिन वो टाइम तो आने दो। यस और नो? तो देखो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, अभी ना कुछ गया ना कुछ आया। अगर मेहनत कर सकते हो, अगर आपके अंदर दम हो, अगर आपके अंदर ताकत हो, आपके अंदर सहन शक्ति हो, आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पढ़ सकते हो, तो इस कोर्स में आना, अथवा इस कोर्स में मत आना, क्योंकि आपके 4 साल कब खराब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर तुमने मेहनत नहीं करी, ये एक बच्चे पे एप्लीकेबल नहीं, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैंने कैसे क्लियर किया, तो मुझे नहीं पता। जब मैंने CS ज्वाइन करा था, मैं दिल्ली आई थी, मेरे मन में, मेरे दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज चलती थी, वो था मेरा कोर्स। तो हुआ है, तो हुआ है। बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, तब जाके आपको ये मुकाम मिलता है, नहीं तो ये मुकाम नहीं मिलता। मेरी बात समझ में आ रही है? यारी भी होगी, दोस्ती भी होंगी, दोस्त भी होंगे, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, सामान बताएंगे, चीजें बताएंगे, शौक बताएंगे, सब बकवास है इस डिग्री के सामने।
जिस दिन नाम के सामने शब्द ऐड होता है ना, और जिस दिन स्टेज पे बुलाया जाता है एक ब्लैक कलर का वार्डरोब पहन के, और इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जब ताली बजा के बोलती है जी आपके बच्चे ने बहुत कुछ गजब कर दिया है, एक बड़ा अचीवमेंट लिया, पेरेंट्स सचमुच में रोने लगते हैं। उनके सचमुच में उनकी आंखों में आंसू होते हैं वो मूवमेंट देख के, जब वो वार्डरोब पहन के अपने बच्चे को स्टेज पे खड़ा हुआ देखते हैं ना, और वहां पे इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज बोलती है जी आपके बच्चे ने गजब कर दिया है, आपके बच्चे ने जो अचीवमेंट लिया है ना वो कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके ऐसे बच्चे हुए। उस समय पेरेंट्स हंस नहीं रहे होते, रो रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपने मम्मी पापा को रोते हुए, क्योंकि वो इतना खुशी का पल होता है कि 100 करोड़ रुपए एक तरफ और वो खुशी का पल एक तरफ। तो मैं चाहती हूं कि अगर आप इस कोर्स में आए हो तो अपने पेरेंट्स का जो पैसा है, अपने पेरेंट्स की जो उम्मीद है उसे खराब नहीं करोगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर दैट? तो ये चीज जरूर करनी जरूरी है, लड़की हो या लड़का हो, मेरे लिए सब बच्चे एक समान है, एक ही जैसे हैं। मैं जब इस स्टेज पे आती हूँ, मैं अपने घर से निकल के आती हूँ तो अपने भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जो बैच मिला, मैं इस बैच की जो भी उम्मीद है उसमें खरा उतर सकूं। भगवान मेरी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मैं इनको रेगुलर पढ़ा सकूं, इनका कोर्स पूरा करा सकूं, इनकी जो भी इनके लिए जरूरत है वो मैं पूरी कर सकूं। पता है किस लिए? ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ अपने प्रोग्राम्स नहीं होते, हमारे रिलेटिव्स नहीं होते, लेकिन मैंने भी 13 साल से अपने रिलेटिव से कनेक्शन खत्म कर रखा है। पूछिए क्यों? क्योंकि हर सीजन में कम से कम 10 शादी होती है और मैं अटेंड नहीं कर सकती। मैं अटेंड इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि एक बैच जो होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है। इतने सारे बच्चे आज सामने बैठे, उन्होंने भले ही कुछ फीस दी है, फीस मायने नहीं रखती, लेकिन उनकी जो उम्मीद मेरे प्रति है ना वो बहुत मायने रखती है। हो सकता है उनकी एक शादी हो, लेकिन इतने सारे बच्चों को छोड़ के हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए या तो कोई काम करो तो सही तरीके से करो और नहीं तो मत करो। आर यू गॉट द पॉइंट? तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ये नहीं है कि आपने कुछ पैसे दिए मुझे कोर्स कराना है, मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि अपने बच्चों को अपना समझते हुए, मैं ये नहीं समझती आप किसी और के बच्चे हैं, मैं तो यही समझती हूँ कि आप मेरे अपने बच्चे हो, क्योंकि जब आप मेरे से कनेक्टेड हो तो मेरा कनेक्शन आपसे है, और मैं आपको हर राह पे, हर पॉइंट पे आपको एक सही गाइडेंस दूं, एक सही तरीके से बताऊं। तो बेटा बिना मेहनत के कोर्स नहीं हो सकता, ये बात चाहे आज सुन लो या आज से 4 साल बाद सुन लो। तो मैंने आपको अर्ली गड्ढे में गिरने से पहले आपको सही राह दिखा दी है, अब मर्जी आपकी है। आर यू गॉट द पॉइंट? समझ में आ गई मेरी बात? चलिए अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं और हम यहां पे बात करेंगे। हमने 2 बातें करी, एक प्राइवेट कंपनी की, दूसरी पब्लिक कंपनी की। हमने यहां पे बात करी कि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफर करने पे क्या लगा रखे, जल्दी जल्दी बताओ, रेस्ट्रिक्शन, और पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर। उसके बाद हमने यहां पे ये भी बोला शेयर्स आर इजिली सेल इन द ओपन मार्केट and convert into how it's possible with the help of the stock exchange, adequate facility for and sale purchase of shares. Clear या all clear? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, capacity to sue and should. कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी जो है किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी कोई और केस फाइल कर सकता है। आगे अगर थोड़ा सा और बढ़े हम, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। मैंने आपको बताया था कि बेटा एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या नाम बताया जरा बताना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक बात लिखी हुई है, एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है? एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन। तो उसमें आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाता है और उसमें नेचुरल पर्सन भी आ जाता है। अब मेरी एक और बात सुनो, यहां पे इन्होंने कहा क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है? जवाब आपके पास होगा, आंसर इज यस। क्यों बताइए? कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य क्यों है? लॉजिक बताओ क्यों है? क्योंकि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, और कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्योंकि सेक्शन 11 में पर्सन वर्ड यूज किया है, और पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है और पर्सन में नेचुरल पर्सन भी आता है। क्लियर या ऑल क्लियर? आगे देखिए, आगे कहता है, अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या बताया मैंने? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सेकंड वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर कंपनी की मेमोरी होती है। क्या होती है? कंपनी की मेमोरी होती है रैंडम फॉर्म में। कैसे फॉर्म में जरा बताना? रैंडम फॉर्म में मेमोरी होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताती हूं, अब सुनना जरा, अब आराम से सुनना। एक्चुअली क्या है कि एक स्टोरी है और इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको सारे पॉइंट एमओए के याद करा दूंगी। पहले आप मुझे बताओ एमओए कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 4 में। कैसे याद किया था? चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, तो सेक्शन नंबर 4 मेमोरी प्लस रैंडमली।
तो मैंने क्या बताया था, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, तो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 के अंदर एमओई है। अब एमओई के अंदर ये देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। एमओई किसे बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब उसके अंदर कंटेंट्स देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स है। तो कंटेंट्स देखो बच्चों, समझो। अब एमओई के अंदर जो कंटेंट है वो क्या क्या है वो जरा समझते हैं। तो एमओई के अंदर कंटेंट के लिए मैंने एक स्टोरी ड्राफ्ट कर रखी है, आप वो स्टोरी आराम से सुनना। तू नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच। मेरे साथ बोलो, तू नाम वाम की उस जगह पहुंच। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। अब सुनो मेरी बात, नाम वाम की चिंता मत कर, नेम क्लॉज। एमओई के अंदर पहला क्या पॉइंट होता है, नेम क्लॉज, कि कंपनी का नाम क्या होगा। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसके बाद आती है मुसीबत, कि तेरे ऊपर अगर उस जगह पहुंच, जगह मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर होगी, ये भी कहां लिखा होता है, एमओए में। फिर उसके बाद आती है मुसीबत। मुसीबत मतलब लायबिलिटी क्लॉज। क्या बोला मैंने, कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी अनलिमिटेड है। अगली बात, मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। पूंजी मतलब कैपिटल, तो कैपिटल क्लॉज इज ऑल्सो मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, ये होता है बेटा नॉमिनेशन क्लॉज। और नॉमिनेशन क्लॉज होता है सिर्फ 1% कंपनी में। सिर्फ कहां पर होता है, 1% कंपनी। अब ये 1% कंपनी क्या होती है ये आगे चल के आएगी, लेकिन अभी के लिए मैं बता देती हूं। इसमें एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और एक ही रहेगा। फिर से सुनो, एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और हमेशा एक ही रहेगा। अब मान के चलो एक मेंबर है और उसकी डेथ हो गई, तो बाद में कौन देखेगा कंपनी को, तो उसके लिए एक नॉमिनेशन क्लॉज डलवा देते हैं कि अगर मेंबर की डेथ हो गई तो नॉमिनी जो है वो मेंबर बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ किस में रहता है, 1% कंपनी, और किसी कंपनी में नहीं होता। अब मेरे साथ देखो, एमओई के अंदर क्या क्या क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और नॉमिनेशन क्लॉज। अब अगली बात सुनो, मान के चलो एक्स लिमिटेड है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कि जी ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन में डील करती है और ये सोसाइटी डेवलप करती है। आपका मन है कि मुझे अपने 50 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वेस्ट करने, तो आप एक्स लिमिटेड के शेयर्स परचेज कर लोगे, हिस्सा परचेज कर लोगे और उसे 50 लाख रुपए दे दोगे। एक्स लिमिटेड उस 50 लाख से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करेगी, यस और नो, और जब प्रॉफिट होगा तो उसका हिस्सा आपको दे देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आर यू गॉट द पॉइंट। ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिखा होगा उसको पढ़ के ही तो आपने पैसा दिया कंपनी को, कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस कहां पे लिखा होता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट में, यस और नो। आपसे पैसा लिया ये कह के कि हमारा काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, हमारा काम सोसाइटी डेवलप करने का है। समझ आई मेरी बात। और कल को पैसा कहीं और लगा दिया, आपके साथ अन्याय है कि नहीं है। ऐसी स्थिति में लॉ कहता है कि कंपनी की, हां, कि तुझे एक एक कदम जो रखना है वो कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट के बाहर जाके तुमने कोई भी काम किया तो वो वॉइड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इधर, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, मतलब कंपनी के एक्शन के ऊपर क्या लगा रखी है, लिमिट लगा रखी है कि औकात क्या है, वो औकात डिफाइन कर रखी है। तो देखिए आगे क्या है, पावर ऑफ कंपनी इज डिफाइंड इन एमओए। कंपनी का जो एमओए होता है, कंपनी एक्ट, कंपनी क्या बोली, एक्ट विद इन द पावर ऑफ एमओए। लाइव स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, बीच में बात, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी एक्ट विद इन द पावर ऑफ एमओए। कंपनी किसके हिसाब से काम करेगी, एमओए के। कंपनी नेवर गो बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए। कंपनी एमओए की पावर के बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर गई तो, अगर एमओए के बाहर जाके काम करेगी तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। क्या हो जाएगा, और एमओए के हिसाब से काम करेगी तो एक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड। बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया। तो कंपनी की पावर कहां पे डिफाइन होती है,
MOA कहां डिफाइन होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA के बाहर जाके कोई भी एक्ट और अगर किया तो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आ गई बात? अब अगला पॉइंट सुनो। कंपनी में एक तो वो लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं और बदले में शेयर्स लेते हैं, एक वो होते हैं जो इस पैसे को डायरेक्शन देते हैं, और जो पैसे को डायरेक्शन देते हैं उन्हें बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? एक बार और बताओ, क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गिविंग डायरेक्शन टू द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को क्या देते हैं? डायरेक्शन। लेकिन भाई और बहनों, ये जो मेंबर्स होते हैं, क्या मेंबर शेयर होल्डर बोल सकती हूँ? कुछ भी शेयर होल्डर भी बोल सकती हूँ और क्या बोल सकती हूँ? मेंबर भी। समझ आ रही है मेरी बात? मैं शेयर होल्डर भी बोल सकती हूँ और साथ में मेंबर भी बोल सकती हूँ। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, ये कहते हैं ये लो पकड़ो पैसे, इस पैसे से तुम क्या करो? बिजनेस करो, खर्चे करो, खर्चे करने के बाद काटने के बाद जो प्रॉफिट्स बचे वो हमें दे देना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये कंपनी के डे टू डे अफेयर्स मैनेज करते हैं। लेकिन लॉ के अंदर क्या बोला गया? लॉ के अंदर ये कहा गया है कि जो बड़े काम होने हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो डायरेक्टर्स की पहुंच के बाहर है, वो तभी हो सकते हैं जब शेयर होल्डर से परमिशन ले लोगे। किससे परमिशन लोगे? तो शेयर होल्डर की जो परमिशन ली जाती है वो ली जाती है जनरल मीटिंग में। कहां ली जाती है? इसका मतलब मीटिंग दो तरीके की होती है। एक होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, मतलब मेंबर्स की मीटिंग, जिसे जनरल मीटिंग बोलते हैं, और एक होती है बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, जिसे बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। समझ आया कि नहीं है? तो जनरल मीटिंग किसकी होती है? कंपनी के मेंबर्स की, और बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। क्लियर या ऑल क्लियर? अब दो शब्द और होते हैं, एक होता है BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक होता है खाली डायरेक्टर। अगर अकेला है तो डायरेक्टर, और कलेक्टिव बॉडी है, कई सारे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोल सकते हैं और बोर्ड भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। या तो BOD बोल दो या फिर बोर्ड, बोथ आर द सेम मीनिंग। दोनों का क्या है? सेम मीनिंग है, एक ही मीनिंग है। क्लियर या ऑल क्लियर? तो अब मुझे बताइए, हाँ एक मिनट, जो मेंबर्स होते हैं वो डे टू डे अफेयर्स में मैनेज नहीं करते, एक्सेप्शनली परमिशन ली जाती है तो क्या की जाती है? जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गिविंग डायरेक्शन टू द कंपनी, दे आर मैनेजिंग द डे टू डे अफेयर्स ऑफ कंपनी। गॉट द पॉइंट? हाँ बेटा, अब पूछ सकते हो। पावर दोनों के पास, ज्यादा पावर तो वैसे कंपनी के मैनेजमेंट मेंबर्स के पास ही होती है। कंपनी लॉ के अंदर पावर्स डिफाइन कर रखी है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं दे आर द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, बट मेंबर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी, क्योंकि पैसा इन्हीं का ही है। कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 180 है, सेक्शन 181 है, वहां पे पावर डिफाइन कर रखी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये पावर है। वैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूं, जैसे एक कॉन्सेप्ट है बायबैक। क्या है? बायबैक। क्या आप बोलो, बताओ जल्दी से। बायबैक है, आपके लेवल की चीज नहीं लेकिन समझा रही हूं। बायबैक का मतलब होता है शेयर को वापस लेना। कंपनी इश्यू करती है तो कई बार कंपनी अपने शेयर मार्केट से वापस लेती है। मार्केट से क्या लेती है? तो इसे बोलते क्या है? बाय बैक। समझ आ गया? इश्यू ऑफ शेयर का जस्ट उल्टा क्या होता है? बाय बैक। लॉ ने कहा भैया 10% कैपिटल तक का तो अगर करना है तो बोर्ड कर देगा, इससे ऊपर करना है तो मेंबर से पूछ लो। अब बताओ पावर किसके पास ज्यादा है? मेंबर्स के पास। अब और बताओ। CEO देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम CS कोर्स ज्वाइन करते हैं ना तो हम बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं मन में, तो वो जो मन में आपकी चीजें ना वो सारी बाहर डाल देनी है। पता है क्यों? अब सुनो मेरी बात। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द पर्सन हु आर अपॉइंटेड बाय कंपनी, जिनको किसने अपॉइंट किया है, और ये पावर होती है शेयर होल्डर्स के पास। तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। CEO कौन है? CEO इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी, जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया है। अगर CEO काम सही नहीं, CEO क्या है? कंपनी का एक ऑफिसर है, अगर काम सही नहीं करेगा तो निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? फाउंडर इन द सेंस, देखो हु इज ए फाउंडर? प्रमोटर, यस और नो? और फाउंडर जनरली कौन होते हैं? जिनकी हिस्सेदारी होती है कंपनी में कम से कम 50% से ज्यादा है, तो सारी पावर तो उन्हीं के पास है, तो उनको कौन निकालेगा? सुनो मेरी बात, अब मैं एक लाइन में बताती हूं। जिसके पास जितना पैसा, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर वो उतना ताकतवर।
नहीं समझ में आया? मान के चलो कंपनी के पास 1 लाख शेयर है और 1 लाख में से 60,000 आपके पास है, तो आपको कौन निकाल सकता है? बताओ। क्योंकि आपका पैसा ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा है, आपका पैसा कम है तो पावर भी कम है। मतलब आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स। जिसके पास जितने ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं उसके उतने काम होंगे। जैसे कि कंपनी लॉ के अंदर 2 रिजोल्यूशन पास होते हैं, एक ओआर होता है, एक एसआर होता है। ओआर का मतलब होता है ऑर्डिनरी, उसमें चाहिए कि अगर 5 लोग अगेंस्ट में है तो 6 लोग फेवर में है तो काम कर लोगे। एक होता है एसआर, जहां पे अगर अगेंस्ट 3 है ना तो फेवर में कितने चाहिए? 9। कितने चाहिए? 9। आपके पास जितने परसेंट कैपिटल है, अगर कंपनी की 51% से ज्यादा कैपिटल आपके पास है तो बहुत सारे काम आप कर सकते हो। नहीं समझ में आया? तो ये ना एक्चुअली डायरेक्टर को भी निकाल सकते हैं, कंपनी में से डायरेक्टर का रिमूवल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं ना, जब वो अपॉइंट करवा सकते तो रिमूव नहीं करा सकते। सिंपल। और पूछो क्या क्या, जो मतलब जो भी मन में चल रहा है, ये सब चलते हैं, बच्चों के मन में चलते हैं। है? तो सारे पैसे उसी के थोड़ी ना होंगे। देखो सुनो, आपको आपके घर में से कौन निकाल सकता है? ऐसी कंपनी में पापा कौन होते हैं? बेटा मेरी बात सुनो, जो कंपनी की कैपिटल होती है ना, कैपिटल देखनी होती है कि पापा मम्मी कोई नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं। मैंने कहा भैया जितना पैसा है जिसका, उसके पास उतनी पावर है। कैपिटल जिसके पास जितनी ज्यादा होगी उसकी उतनी पावर्स होगी। गॉट द पॉइंट? ऐसे कोई मेंबर से एक्सपल्शन तो कर ही नहीं सकते। मेंबर्स जो होते हैं ना कंपनी के, उनका एक्सपल्शन नहीं हो सकता। एक्सपल्शन का मतलब है बाहर निकालना। फिर तो कोई भी किसी से पैसा लेगा और किसी को भी धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो वो सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कंपनी देखनी होती है, पब्लिक कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी के अंदर उनके कितने शेयर्स थे, उन्होंने कौन से गलत, क्या पता उन्होंने फ्रॉड किया, क्या पता उन्होंने कुछ गलत काम किया। बिना गलत काम के तो कोई किसी को नहीं। भैया कंपनी किसी की नहीं है, कंपनी सबको मिला के चल रही है। जो भी गलत करेगा उसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन निकालने का प्रोसेस होता है। क्या होता है? ऐसे नहीं कि उठाया और फेंक दिया, ऐसे नहीं होता बेटा वहां पे। ठीक है? और बताइए और कुछ, और कोई डाउट किसी का? एनी क्वेरी? चलिए अब आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो मेंबर्स होते हैं, सीईओ की फुल फॉर्म होती है बेटा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक होता है सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एक होता है सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है? सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक होता है सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एक होता है सीओ कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है? चलो अब इधर देखो प्लीज, कम हियर। इन्होंने एक बात बोली कि मेंबर्स जो है ना प्रॉफिट डिराइव कर रहे हैं, कि कैसे? मैनेजमेंट में बिना पार्टिसिपेट करें। और बात भी सही है। क्यों बताइए? क्योंकि कंपनी को डे टू डे अफेयर्स कौन मैनेज कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, मेंबर्स में डिराइव प्रॉफिट विदाउट बीइंग बर्डन विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मतलब ये कंपनी के मैनेजमेंट का बर्डन नहीं लेते। कंपनी इज एडमिनिस्ट्रेटेड एंड मैनेज्ड बाय कौन से पर्सन? मैनेजेरियल पर्सनल। क्या बोला मैंने? मैनेजेरियल पर्सनल। इसके अंदर आते हैं एमडी, सीएमडी, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, सीईओ, ये सब लोग आते हैं। तो कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? मैनेजेरियल पर्सनल। क्लियर या ऑल क्लियर? अब मैं उल्टा चल रही हूं और मुझे बताना अगर कोई डाउट हो तो। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? मेंबर और बीओडी वाला। एमओई की पावर्स? यस। डिविडेंड? सेम कैसे बेटा? ठीक है, पहली बात तो वो कैपिटल आप कहीं और अगर डाइवर्ट करोगे तो पूछना पड़ता है, इसे बोलते हैं साइफनिंग ऑफ फंड्स। यही तो बात है, अगर आप कहीं पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो जिनका पैसा पहले उनसे पूछोगे, पहले उनसे पूछना पड़ेगा। अब उनमें से कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो जो ना बोलेंगे उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, और जो हाँ बोल देंगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर उसमें प्रॉफिट आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब शेयर होल्डर के बिना परमिशन के नहीं कर सकते आप। समझ आ गया? एमओई के अंदर जो ऑब्जेक्ट लिखा है उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है, वही करना होता है। अगर कहीं और करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका तरीका यह है कि एमओई के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना पड़ेगा।
चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने की पावर है शेयर होल्डर्स के पास। शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी, चेंज करके फिर कर सकते हो, और बिना परमिशन के करा तो वाइड हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी बच्चे का? अभी धीरे धीरे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे आपको पूरे 100 नंबर में कंपनी लॉ पढ़ना है, सारे इफ एंड बट आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब इसके ऊपर चलते हैं। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? मेरे साथ साथ बोलिए, क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? आंसर इज यस। कैपेसिटी टू सू, क्या कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है अपने नाम से? आंसर इज यस। कंपनी के ऊपर कोई और केस फाइल कर सकता है? आंसर इज अगेन यस। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, क्या कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है? आंसर इज यस। प्राइवेट कंपनी में क्या है? रेस्ट्रिक्शन, और पब्लिक कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। सेपरेट प्रॉपर्टी समझ में आ गया। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? आइदर नेचुरल पर्सन में कम, नेचुरल पर्सन में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। उसी के साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी समझ में आ गया। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे केस पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी। फीचर्स ऑफ कंपनी क्लियर। सैट फॉर पिक, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, आई फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एंड सी फॉर कैपेसिटी टू इशू एंड बी इशूड। उसी के साथ साथ कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन, विच सेक्शन? सेक्शन 2 क्लॉज 20, 0 to हीरो, तो 2 0। कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर, ऑल क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए अब आपकी होगी सर की क्लास।